ठंडी हवाओं और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक दूर दराज इलाके में रोशनगढ़ नाम का एक छोटा मगर खुशहाल राज्य था। इस राज्य का बादशाह सलीम शाह अपनी रहमदिल फितरत, इंसाफ पसंदी और सादगी भरी जिंदगी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वह अपनी रियाया को सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि अपना परिवार समझता था। रोशनगढ़ में कोई भूखा दिमाग, नरम दिल और बहादुरी उसके किरदार का हिस्सा थी। लोग कहते थे कि वह अपने बाप से भी ज्यादा इंसाफ पसंद बनेगा। रोशनगढ़ का बाजार बहुत मशहूर था। यहाँ दूर दराज के शहरों से व्यापारी आते, रंग बिरंगे कपड़े, कीमती मसाले, इत्र, तलवारें और नायाब चीजें बेचते। एक दिन बाजार में एक बूढ़ा दरवेश आया। उसके कपड़े साधारण थे मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने बाजार के बीच खड़े होकर कहा कि इस शहर में बहुत जल्द एक बड़ी आजमाइश आने वाली है और सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनके दिल साफ होंगे। लोग पहले तो हंसे, मगर शहजादा आरिज को उसकी बातों में अजीब सच्चाई महसूस हुई। उस रात आरिज को अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि पूरा रोशनगढ़ अंधेरे में डूबा हुआ है और आसमान से काले परिंदे उतर रहे हैं। तभी एक रोशनी का गोला उसके सामने आया और उसमें से आवाज आई कि अगर उसने अपने दिल की सच्चाई और हिम्मत को बचा कर रखा तो वह अपने लोगों को बचा पाएगा। सुबह उठकर उसने यह ख्वाब बादशाह सलीम शाह को बताया, मगर बादशाह ने उसे सिर्फ एक ख्वाब समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद राज्य के जंगलों में अजीब घटनाएं होने लगीं। लकड़हारे गायब होने लगे, जानवर बेतहाशा भागते दिखाई देने लगे और रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग डरने लगे। आरिज ने खुद जंगल जाकर सच्चाई पता करने का फैसला किया। उसके साथ उसका बचपन का दोस्त और वफादार सिपाही हमीद भी गया। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें ठंडी हवा का तेज झोंका महसूस हुआ और पेड़ों के बीच काली धुंध सी घूमती नजर आई। जंगल के बीच उन्हें एक पुराना खंडहर मिला जो पहले किसी पुराने किले का हिस्सा लगता था। वहां उन्हें दीवार पर अजीब निशान बने दिखे। हमीद डर गया मगर आरिज आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, उसके सामने पुराने जमाने का मंजर उभर आया। उसने देखा कि सदियों पहले यहाँ एक जालिम जादूगर रहता था जिसे लोगों ने मिलकर हराया था, मगर मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसी वक्त खंडहर के अंदर से भारी आवाज आई और काली धुंध एक इंसानी साए की शक्ल लेने लगी। वह साया बोला कि वह वापस आ चुका है और रोशनगढ़ से बदला लेकर रहेगा। हमीद डर कर पीछे हट गया, मगर आरिज ने तलवार निकाल ली। साया हंसा और बोला कि तलवारें उस पर असर नहीं करती। फिर अचानक जमीन हिलने लगी और दोनों किसी गुप्त सुरंग में गिर गए। जब आरिज को होश आया तो वह एक अजीब जगह पर था। वहां नीली रोशनी थी और दीवारों पर चमकते पत्थर जड़े हुए थे। वहां एक बुजुर्ग औरत बैठी थी जो खुद को जंगल की रक्षक बता रही थी। उसने बताया कि काला जादूगर पूरी ताकत हासिल करने के करीब है और अगर उसे रोका ना गया तो पूरा राज्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने आरिज को एक पुरानी तलवार दी जो सच और बहादुरी की निशानी थी। आरिज और हमीद किसी तरह सुरंग से बाहर निकले, मगर बाहर निकलते ही उन्हें पता चला कि 3 दिन बीत चुके थे। रोशनगढ़ में डर का माहौल था और लोग कह रहे थे कि रात को आसमान में काले परिंदे मंडरा रहे हैं। बादशाह सलीम शाह भी परेशान था। जब आरिज महल पहुंचा तो बादशाह ने उसे गले लगा लिया, मगर साथ ही उसे खतरे से दूर रहने का हुक्म दिया। मगर आरिज जानता था कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। उसी रात उसने चुपके से महल छोड़ा और जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे एहसास था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे रोशनगढ़ की तकदीर बदलने वाले हैं। दूर आसमान में काले बादल जमा हो रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा धीरे धीरे पूरे इलाके को निगलने आ रहा हो। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंचा, उसे फिर वही दरवेश मिला। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा कि असली जंग तलवार से नहीं बल्कि दिल की रोशनी से जीती जाती है। उसने आरिज को एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा कि सही वक्त पर यह उसकी मदद करेगा। आरिज ने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसके लिए कैसी खौफनाक और हैरत अंगेज दुनिया उसका इंतजार कर रही है। धूप ढल रही थी और आकाश पर सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी जब आरिफ अपने उड़ने वाले लकड़ी के घोड़े पर बैठा उस अनजाने राज्य की ओर बढ़ रहा था जहां से उसे अजीब सी खींच महसूस हो रही थी। हवा उसके कपड़ों से टकराकर सीटी सी आवाज निकाल रही थी और नीचे दूर दूर तक हरे मैदान, नदियां और छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे थे। आरिफ के दिल में एक अजीब सा जोश भी था और हल्का सा खौफ भी, क्योंकि वो पहली बार अपने वतन से उतनी दूर आ रहा था। मगर उसके अंदर एक आवाज थी जो उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद उसे दूर एक चमकता हुआ शहर दिखाई दिया। शहर के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और दीवारों पर बेलों में खिले रंग बिरंगे फूल हवा में झूम रहे थे। जैसे ही वह शहर के ऊपर से गुजरा,
उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा भी किसी जादू से भरी हुई है। उसने शहर से थोड़ी दूर उतरने का फैसला किया ताकि कोई उसे देख न सके। वह धीरे से घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ के पीछे छिपा दिया। शहर में दाखिल होते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ के लोग बहुत खुशहाल और सलीकेदार हैं। बाजारों में खुशबूदार फूलों की खुशबू फैली हुई थी और हर तरफ रंगीन कपड़े पहने लोग घूम रहे थे। चलते चलते वह एक पुराने से घर के सामने पहुंचा जहां एक बूढ़ी औरत दरवाजे के बाहर बैठी सूखे फूल अलग कर रही थी। आरिफ ने उससे पानी मांगा तो उसने उसे अंदर बुला लिया। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी समझदारी और अपनापन था। उसने आरिफ को खाना दिया और रहने की जगह भी दी। रात को जब दोनों बात कर रहे थे तो बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि इस शहर की शहजादी वियाना न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत समझदार और बहादुर भी है, मगर इसके साथ एक राज भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जिस दिन इसका दिल सच्ची मोहब्बत को पहचान लेगा उसी दिन इस रियासत पर छाया हुआ पुराना साया खत्म हो जाएगा। यह बात सुनकर आरिफ के दिल में तजस्सुस और बढ़ गया। अगली सुबह आरिफ ने साधारण कपड़े पहने और महल की तरफ चल पड़ा। महल इतना भव्य था कि उसकी दीवारें धूप में चमक रही थीं। वह भीड़ के साथ अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक बड़ा सा बाग था जहां हर तरह के फूल खिले हुए थे। उसी बाग में उसने पहली बार राजकुमारी वियाना को देखा। वह सफेद और सुनहरे कपड़ों में खड़ी थी और उसके आसपास दर्जनों दासियां थीं, मगर उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी जिसे देखकर आरिफ का दिल बेचैन हो गया। दिन गुजरते गए और आरिफ किसी न किसी बहाने महल के आसपास जाने लगा। एक दिन बाग में उसकी मुलाकात राजकुमारी से हो गई। दोनों की बात शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। वीणा को आरिफ की सादगी और बहादुरी पसंद आई, जबकि आरिफ इसकी दहानत और नरम दिल्ली से मुताथिर हो गया। दोनों अक्सर शाम को बाग के एक कोने में मिलते और अपनी जिंदगी की बातें करते। मगर एक दिन महल के सिपाहियों ने आरिफ को देख लिया। उसे पकड़कर दरबार में ले जाया गया। राजा बहुत सख्त मिजाज था। उसने आरिफ को उसे एक खतरनाक जंगल से जादुई नीला फूल लाने का हुक्म दिया जो सिर्फ रात के वक्त खुलता था और जिसकी हिफाजत खतरनाक जानवर करते थे। अगर वह फूल ले आया तो उसे आजादी मिल जाएगी, वरना उसे हमेशा कीले कैद कर दिया जाएगा। आरिफ ने हिम्मत दिखाई और ये चैलेंज कबूल कर लिया। रात होते ही वो अपने उड़ने वाले घोड़े के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल बहुत घना और खौफनाक था। हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं, मगर आरिफ अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। काफी तलाश के बाद उसे वो नीला फूल नजर आ गया जो चांदनी में चमक रहा था। जैसे ही वो उसे तोड़ने लगा, एक बड़ा सा जंगली दरिंदा उसके सामने आ गया। आर्यो ने अपनी अक्ल और बहादुरी से उसे चकमा दिया और फूल लेकर फौरन वहां से निकल आया। सुबह होते ही वो दरबार में वापस पहुंचा और वो नीला फूल बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह हैरान रह गया। उसने आर्यो को आजाद कर दिया, मगर उसके दिल में अब भी सवाल थे। इधर शहजादी वियाना के दिल में आर्यो के लिए एहसासात और मजबूत हो चुके थे। दोनों जानते थे कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। इसी सोच के साथ कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी, जहां मोहब्बत, राज और तकदीर तीनों एक साथ टकराने वाले थे। अगले दिन दरबार में एक ऐसा ऐलान होने वाला था जो न सिर्फ आर्यो और वियाना बल्कि पूरी रियासत की तकदीर बदल सकता था। शाम का वक्त था और आसमान पर हल्की लालिमा फैल चुकी थी। जब आरिफ महल के बाग के एक सुनसान कोने में खड़ा राजकुमारी वियाना का इंतजार कर रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब उनकी कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली है। कुछ ही देर में वियाना वहां आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में गहरी सोच छुपी हुई थी। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। फिर वियाना ने धीरे से कहा कि महल में कुछ बड़ा होने वाला है और उसे डर है कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। आरिफ ने उसे भरोसा दिलाया कि वह हर हाल में उसका साथ देगा। यह सुनकर वियाना की आंखों में चमक आ गई। उसने बताया कि दरबार में अगले दिन उसका स्वयंवर घोषित होने वाला है, जहां दूर दूर के राज्य के राजकुमार आएंगे। यह सुनकर आरिफ कुछ पल के लिए चुप हो गया, मगर उसने अपने जज्बात छुपा लिए। उसने बस इतना कहा कि अगर किस्मत में साथ लिखा होगा तो कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। उधर महल के अंदर कुछ मंत्री राजा को भड़का रहे थे कि बाहर के लोग भरोसे के लायक नहीं होते। राजा पहले ही सख्त मिजाज था, इसलिए वह और भी सख्त फैसले लेने का सोचने लगा। उसने गुप्त रूप से सैनिकों को हुक्म दिया कि आरिफ पर नजर रखी, चाहे अगले दिन पूरे राज्य में स्वयंवर की तैयारी शुरू हो गई। महल को फूलों और रोशनी से सजाया जाने लगा। दूर दूर से राजकुमार अपने काफिलों के साथ आने लगे। हर कोई राजकुमारी वियाना का हाथ जीतना चाहता था। शहर में उत्सव जैसा माहौल था, मगर आरिफ के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात को वह अपने उड़ने वाले घोड़े के पास गया और आसमान की तरफ देखता रहा। उसे अपने माँ बाप की याद आई।
और अपना राज्य याद आया। उसने सोचा कि अगर उसे सच में वियाना से मोहब्बत है तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी रात वियाना अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। उसे भी लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करीब है। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि उसे सही इंसान चुनने की ताकत मिले। सुबह दरबार में बड़ा जलसा लगा। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और सारे राजकुमार कतार में खड़े थे। आरिफ भी साधारण कपड़ों में भीड़ के बीच खड़ा था। किसी को नहीं पता था कि वही सबसे अलग और सच्चा इंसान है। जब वियाना हाथ में फूलों का हार लेकर आई तो पूरा दरबार खामोश हो गया। वह धीरे धीरे हर राजकुमार के सामने से गुजरी। फिर अचानक उसकी नजर भीड़ में खड़े आरिफ पर पड़ी। कुछ पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। उसके चेहरे पर सुकून आ गया। वह सीधा चलती हुई आरिफ के पास पहुंची और सबके सामने उसके गले में हार डाल दिया। पूरा दरबार हैरान रह गया। कुछ लोग खुश थे और कुछ गुस्से में थे, मगर वियाना के चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। राजा कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा कि अगर यह उसका फैसला है तो वह इसे कबूल करता है। दरबार में खुशियों की लहर दौड़ गई, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि परछाइयों में कुछ दुश्मन अभी भी मौजूद थे जो इस खुशी को खत्म करना चाहते थे। आरिफ और वियाना को अभी और इम्तिहानों से गुजरना था। उनकी मोहब्बत को अभी कई मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना था, मगर अब दोनों साथ थे और उन्हें यकीन था कि साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। रात गहरी हो चुकी थी, मगर महल के अंदर जश्न की रोशनी अब भी जगमगा रही थी। आरिफ और वियाना की सगाई की खुशियां पूरे राज्य में मनाई जा रही थीं, मगर महल की ऊंची दीवारों के पीछे कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस खुशी से खुश नहीं थे। राजा के पुराने दुश्मन को खबर मिल चुकी थी कि राज्य को अब एक बहादुर और समझदार वारिस मिलने वाला है। उसने फैसला किया कि वह इस खुशी को बर्बाद कर देगा। उसी रात महल के पीछे के रास्ते से कुछ दुश्मन सैनिक अंदर घुस आए। उनका मकसद आरिफ को खत्म करना था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरिफ को पहले ही खतरे का एहसास हो गया था, क्योंकि उसका उड़ने वाला घोड़ा बेचैन हो रहा था। वह तुरंत बाहर निकला और सैनिकों का सामना किया। महल के पहरेदार भी जाग गए और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। आरिफ ने पूरी बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। आखिरकार दुश्मन भागने पर मजबूर हो गए। सुबह जब यह खबर पूरे राज्य में फैली तो लोग और भी ज्यादा आरिफ की इज्जत करने लगे। राजा को भी यकीन हो गया कि आरिफ ही उसकी बेटी और राज्य दोनों की सही हिफाजत कर सकता है। कुछ दिन बाद आरिफ और वियाना की शादी पूरे शाही ठाट के साथ हुई। दूर दूर के राज्यों से मेहमान आए। पूरे राज्य में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। शादी के बाद वियाना आरिफ के साथ उसके राज्य आ गई, जहां लोगों ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। समय गुजरता गया और दोनों मिलकर राज्य को बेहतर बनाते रहे। उन्होंने गरीबों के लिए नए घर बनवाए, किसानों के लिए पानी का इंतजाम करवाया और व्यापार को भी बढ़ाया। धीरे धीरे उनका राज्य सबसे खुशहाल राज्यों में गिना जाने लगा। कुछ साल बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। पूरे राज्य में फिर से खुशियां मनाई गईं। बूढ़े राजा ने आखिरकार अपना ताज आरिफ को सौंप दिया। अब आरिफ राजा बन चुका था और वियाना उसकी रानी थी। राजा बनने के बाद भी आरिफ नहीं बदला। वह अब भी आम लोगों के बीच जाता, उनकी बातें सुनता और उनकी मदद करता। वियाना भी उसके साथ मिलकर लोगों के लिए अच्छे काम करती रही। दोनों ने हमेशा सच और इंसाफ का साथ दिया। कई साल बाद जब आरिफ महल की छत पर खड़ा अपने राज्य को देख रहा था तो उसे अपने सफर का हर पल याद आया। उड़ने वाला लकड़ी का घोड़ा, लंबा सफर, वियाना से पहली मुलाकात और हर मुश्किल जो उसने पार की। उसने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। राज्य खुशहाल था, लोग खुश थे और प्यार और इंसाफ का राज था। आरिफ और वियाना की कहानी आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन गई। लोग उनकी मोहब्बत, बहादुरी और सच्चाई की कहानियां सुनाते रहे और इस तरह उनकी कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रह गई।